मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड था कि इस प्राइस रेंज के अंदर टेक्नो स्पार्क गो 2 से बेहतर कोई फ़ोन है ही नहीं। मैं खुश था, इसे लोगों को रेकमेंड करने पर स्मार्ट फील कर रहा था, लेकिन फिर मेरी ईगो पर बात आ गई। एक कमेंट आया उस्ताद जी का, कहते हैं भाई आप गलत हो, गैलेक्सी A07 इसे कच्चा चबा जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रोसेसर। बस बात पर्सनल हो गई फिर, और मैंने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए इस सैमसंग पर इतने पैसे खर्च कर लिए ताकि मैं एक सब्सक्राइबर को गलत साबित कर सकूं। लेकिन डब्बा खोलते साथ ही पहला झटका लगा। टेक्नो के साथ केस है, चार्जर है, पूरा फैमिली वाला माहौल है, मगर सैमसंग के साथ एक पतला सा बॉक्स, एक केबल और एक थैंक यू वाला नोट। वेलकम टू द सैमसंग टैक्स। पैसे ज़्यादा दो, चीज़ें कम लो। फ़ोन ऑन किया तो वक्त पीछे चला गया। 2025 में टीयर ड्रॉप नॉच। ऐसा लगता है सैमसंग को 2017 की स्क्रीन्स का कोई पुराना गोदाम मिल गया है और वो बस रिसाइकिल कर रहे हैं। लेकिन बात तो प्रोसेसर की थी ना, वही तो इस फ़ोन को बचा सकता है। सो मैं इसे बाहर ले गया, और फिर जिस चीज़ ने मुझे सबसे पहले हैरान किया वो था इसका बैक डिज़ाइन। ये डार्क ग्रीन कलर और ये पैटर्न्स रोशनी में प्रीमियम लगते हैं। दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने फ्लैगशिप पकड़ा है, लेकिन जैसे ही गौर करोगे तो प्लास्टिक इतना पतला है कि दबाव तो फ्लेक्स हो रहा है, बिल्कुल खोखला हॉलो फील दे रहा है। और फिंगरप्रिंट्स, 5 मिनट में ये फ़ोन एक फिंगरप्रिंट्स का क्राइम सीन बन जाता है। लेकिन चलो, केस लगाकर ये मसला तो सॉल्व हो ही जाएगा। असली सवाल तो रॉ पावर का है। तो बिल्कुल ऑन पेपर हीलियो G99 इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर एक हीरो है। ये चिप है तो बेशक पुरानी, मगर इससे डबल कीमत वाले फ़ोन्स में आती है। बट प्रोसेसर सिर्फ एक इंजन होता है। गाड़ी तभी सही चलती है जब ड्राइवर अच्छा हो, और यहाँ ड्राइवर है One UI कोर, पहला बूट और सीधा लैग। मैंने अपडेट किया तो थोड़ा सा संभल गया, लेकिन वो स्मूथनेस अब भी गायब है। ऐसा लगता है जैसे चप्पल पहनकर मैराथन दौड़ रहा हो। इस टेक्नो का प्रोसेसर इससे कमज़ोर है, लेकिन ये चलने में सैमसंग से बहुत ज़्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव फील हो रहा है। जब 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले फ्रेम्स ड्रॉप करने लगे तो समझ जाओ कि ऑप्टिमाइजेशन की मौत हो चुकी है। सो मैं यहाँ पर एक पावरफुल इंजन लेकर कीचड़ में फंस चुका हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हार सकता है क्योंकि पैसे तो मेरे ही लगे हैं। सो लेट मी एक्सप्लोर इट मोर। इसके अंदर मौजूद रैम प्लस का ऑप्शन देखकर मैं खुश हो गया, यानी स्टोरेज से उधार लेकर ये मेरी रैम बढ़ा देगा तो उसके बाद ये फ़ोन बेहतरीन चलेगा। ऐसा ही है ना? नहीं? नो। देखो, असल रैम की स्पीड और वर्चुअल रैम की स्पीड में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो इसीलिए बेशक मैंने रैम बढ़ा दी है, मगर फिर भी स्टटरिंग नहीं रुकी। और 90 हर्ट्ज को फोर्स करने का ऑप्शन नहीं है इसमें। सैमसंग ने यहाँ भी कंट्रोल अपने ही हाथ में रखा है। डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग ने यहाँ पर अपना PLS पैनल दिया है। मार्केटिंग कहती है कि ये IPS से 15% ब्राइट और पावर एफिशिएंट है, लेकिन साइड बाय साइड रख के देख रहा हूँ तो मुझे कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। फ़र्क सिर्फ स्मूथनेस का है, जो कि टेक्नो के 120 हर्ट्ज की वजह से सैमसंग से बहुत बेहतर है। इसके अलावा इसके कलर्स ठीक हैं और ब्राइटनेस लेवल्स भी टिपिकल आउटडोर एनवायरनमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन एक मशवरा, स्क्रीन प्रोटेक्टर फ़ौरन लगवा लेना। मैंने इस स्क्रीन को बिना कुछ किए ही स्क्रैच कर लिया। शायद मेरी किस्मत ही ख़राब थी या फिर ये गिलास वाकई कमज़ोर है। अब आते हैं इस 50 मेगापिक्सल्स कैमरा पर। याद रखें, मेगापिक्सल्स हमेशा मार्केटिंग होते हैं इन मोस्ट केसेस। सो यहाँ पर जो सेंसर मौजूद है वो छोटा सा है। इस छोटे से सेंसर के ऊपर पिक्सल्स बेशक 50 मिलियन हैं, लेकिन इसे आप ऐसे समझो जैसे कि आपने फेरारी का इंजन 90s की मेहरान के अंदर लगा दिया हो। सो पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब मेगापिक्सल्स, लेकिन उसके टायर्स रोड को ग्रिप नहीं कर पाते, मतलब सेंसर का छोटा साइज़। सो रोशनी अच्छी हो तो बिल्डिंग्स ठीक लगती हैं, लेकिन शैडोज़ में एक अजीब सी उदासी यानी नॉइस आ जाती है। डिटेल्स बस गायब हो जाती हैं। ये कैमरा बिल्कुल इस अकेली बिल्ली की तरह है जो मुझे पार्क में मिली। जिंदा है लेकिन बाकियों का मुकाबला नहीं कर सकती, बिल्कुल जैसे ये कैमरा अपने कंपेटिटर्स का मुकाबला नहीं कर सकता कैमरा के मामले में। और वीडियो के मामले में सैमसंग को थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए। ना स्टेबलाइजेशन है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर हम मांगते भी नहीं, और 1080p का रिजल्ट भी धूल मिट्टी जैसा है। पार्क में शूट करते हुए मैंने एक खुला हुआ गड्ढा देखा खुदकुशी के लिए इस फ़ोन की। टेक्नो और सैमसंग को साइड बाय साइड रख के देखो तो सैमसंग के लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है सब। ऑन पेपर सैमसंग का 50 मेगापिक्सल्स का सेंसर टेक्नो के 13 मेगापिक्सल्स को खा जाना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में टेक्नो की प्रोसेसिंग ज़्यादा नेचुरल और हाई एंड फील देती है। और सैमसंग की कैमरा ऐप खोलना ऐसा ही है जैसे किसी खाली सफ़ेद ऑफिस में कदम रखना, जिसमें आपका काम हो जाता है लेकिन मुस्कुराने की कोई वजह नहीं मिलती।
जबकि टेक्नो का यूआई प्लेफुल है, फीचर्स से भरा हुआ है। ये फ़ोन आपको क्रिएटिव होने देता है। अब पावर की बात हो तो सीधी बात करते हैं। ये फ़ोन PUBG 60 FPS पर चला सकता है और गेंशिन इम्पैक्ट जैसी भारी गेम को ऑप्टिमाइज्ड सेटिंग के अंदर 45 FPS पर संभाल लेता है। Helio G99 अपना काम कर रहा है। अभी ये ओवरहीट भी नहीं हो रहा, लेकिन सच बात तो ये है कि अभी सर्दियां हैं। सो जब जून की 45 डिग्री वाली धूप पड़ेगी तब ये चिप कैसा बिहेव करेगी उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसका यूआई बेसिक्स है, लेकिन ब्लोटवेयर यानी फालतू ऐप्स यहाँ भी घुसे हुए हैं। और हैप्टिक्स, भाई सैमसंग हो या टेक्नो, इस बजट में हैप्टिक्स ऐसे लगते हैं जैसे कोई मक्खी आपके हाथ के अंदर भिनभिना रही हो। इतने अनोइंग हैं कि आप फ़ौरन ही बंद कर दोगे। और फिर इस सब के बाद दिन का सबसे बेहतरीन हिस्सा आया। फ़ोन नहीं, सेवर का पुलाव। पुलाव खाते साथ ही मुझे एक बात समझ आई। ये टेक की लड़ाई नहीं है, ये सोच की लड़ाई है। सैमसंग आपको बेसिक्स देता है और वहीं रुक जाता है। वो आपको वाव नहीं फील करवाता, जबकि टेक्नो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, डुअल स्पीकर्स, फ्रीलिंग यानी कि बिना सिम्स के कॉल्स, और साथ में टेक्नो AI। एक बिगिनर के लिए ये वैरायटी बहुत मायने रखती है। लेकिन सैमसंग लंबी गेम खेल रहा है। 6 साल के अपडेट्स का वादा, यानी टेक्निकली ये फ़ोन 2030 तक अलाइव रहेगा। सो आज ये बेशक लैग कर रहा है, लेकिन ये अपडेट का वादा एक उम्मीद है कि शायद वक्त के साथ सैमसंग इसे स्मूथ कर दे। लेकिन क्या आप 2030 तक इसी फ़ोन पर रुके रहोगे? सोचने वाली बात है। 5000 mAh की ये बैटरी वाकई एक जानवर है। पूरा दिन रगड़ने के बाद भी ये मरने से इनकार करता रहा। लेकिन जब चार्जिंग की बारी आई तो मसला शुरू हो गया। चूंकि बॉक्स के अंदर चार्जर है ही नहीं, तो इसे मैं 25 वॉट्स पर चार्ज कैसे करूं? अब सैमसंग कहता है सबके पास चार्जर होते ही हैं, लेकिन खुद सोचो, जो बंदा इस प्राइस के अंदर ये फ़ोन ले रहा है वो कोई अमीर आदमी तो है नहीं जिसके दराज के अंदर फास्ट चार्जर्स पड़े होंगे। वो किसी पुराने थके हुए चार्जर से अपग्रेड कर रहा होता है। सो चार्जर निकालकर सैमसंग ने ये इंश्योर कर लिया है कि उनका बजट कस्टमर कभी फास्ट चार्जिंग का मजा ले ही ना सके। इसका फिंगरप्रिंट सेंसर तेज है, लेकिन स्क्रीन को जागने में पूरा 1 सेकंड ले लेता है ये अक्सर। यही माइक्रो अनाउंसेस दिन भर तंग करती हैं। अगर ये दोनों फोन्स मुझे 2015 में दिए जाते, जब मैं सिर्फ 15 साल का बच्चा था, तो मैं हर दफा टेक्नो ही चूज करता। बचपन में आप चाहते हो कि आपका फोन सब कुछ कर सके। टीवी के साथ प्रैंक करने के लिए आपके पास आयर ब्लास्टर हो, म्यूजिक के लिए आपके पास लाउड स्टेरियो स्पीकर्स हों। सो टेक्नो आपको इम्प्रेस करना चाहता है, सैमसंग बस अपनी ड्यूटी ही पूरी कर रहा है। ऊपर से टेक्नो में IP64 रेटिंग है और हेडफोन जैक भी मौजूद है। तो अब सैमसंग ड्यूरेबिलिटी की बहस भी नहीं जीत पा रहा। तो क्या ये उस्ताद जी ठीक थे? ऑन पेपर शायद हाँ, लेकिन इन रियल लाइफ मुझे तो नहीं लगता। गैलेक्सी A07 एक सेफ फ़ोन है। ये उस बंदे के लिए है जिसे अच्छी बैटरी और एक ब्रांड नेम चाहिए। बहुत से लोगों के लिए ये रकम छोटी रकम नहीं होती, ये पूरे महीने की सैलरी भी हो सकती है। सो उन्हें ऐसा डिवाइस मिलना चाहिए जो इनाम जैसा महसूस हो, ना कि एक कॉर्पोरेट की मजबूरी। अब अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये है कि 4 GB रैम है तो स्टटर तो होगा ही, 6 GB वाला लेना चाहिए था, तो भाई असली पॉइंट है ही यही। अगर सैमसंग इतनी कम रैम के साथ फ़ोन मार्केट में उतार रहा है तो ये आपका या मेरा कसूर नहीं है, खुसूसन जब वो 6 साल की अपडेट्स भी प्रॉमिस कर रहे हो। और क्या श्योरिटी है कि 6 या 8 GB वाले वेरिएंट्स स्टटर नहीं करेंगे? सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन ठीक नहीं होगी तो 16 GB पर भी सेम ही कहानी होगी। तो फाइनल बात यह है, टेक्नो लेते हो तो एक फन फ़ोन मिलता है और साथ में $10 भी बचाते हैं, और इस बजट में ये $10 बहुत मायने रखते हैं। ये मेरी राय थी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मेरा नाम है मुबशिर, आप देख रहे हैं मूवीट्रॉन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।